माय नेम इज साक्षी आर्या और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 3 के बारे में, जो कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें बताता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो चैप्टर 3 में इंक्लूड किए गए हैं। हम इसी क्लास में क्या है चैप्टर 4 के कुछ प्रोविज़न भी डील करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 में कुछ लिमिटेड ही प्रोविज़न है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 31 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट contract is a contract to do or not to do something if some event and collateral to such contract and does not happen। इसमें क्या है, कोई इवेंट है जो कोलेट्रल है उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो अगर इवेंट होती है या नहीं होती है ये डिपेंड करता है। इसमें हम इलस्ट्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी और रेस 10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न, दिस इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि अगर बी का घर क्या है जल जाता है तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कैसे हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो असेंशियल टर्म्स कौन से होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू एंड नॉट टू डू समथिंग। पहला प्रोविज़न हमें बताया गया है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए नहीं करने के लिए कुछ ऐसा प्रोविज़न है। ठीक है, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन फ्यूचर सर्टेन इवेंट पर, अनसर्टेन इवेंट पर, और इवेंट क्या है कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ए इंश्योर्स हिज हाउस अगेन फायर्स, तो क्या है फायर के अगेंस्ट में वो क्या है अपने हाउस को क्या करता है मतलब जलाता है, तो ये क्या है अनसर्टेन इवेंट है। ठीक है, बी कॉन्ट्रैक्ट टू पे सी इफ़ डी डाइज इन एक्सीडेंट, तो बी क्या है कॉन्ट्रैक्ट करता है सी को पे करने के लिए अगर डी एक्सीडेंट में मर जाता है। तो ये प्रोविज़न, ये एग्जांपल क्या है, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होगा। ठीक है, अगर ई एग्री हिज पे एफ इफ़ सी इज़ रिटर्न सेफली, अगर वो रिटर्न में क्या है सेफली आती है तो वो उसको क्या करेगा पेमेंट करेगा। ठीक है, तो इन जो प्रोविज़न में बताया है, बी भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है क्योंकि ये किसी इवेंट के होने पर है। ठीक है, जो सी वाला एग्जांपल है ये ए वाला एग्जांपल है। ठीक है, और ये मैं बताती हूँ आपको, ए वाला एग्जांपल, बी वाला एग्जांपल और सी वाला एग्जांपल, ये तीनों क्या है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के किसी इवेंट पे होना डिपेंड करते हैं, तो हम इन तीनों को कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम इसके। ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सच इवेंट इज कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज एंड डज नॉट हैपन। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 32 जिसमें हम एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, इसमें डिपेंड करता है कि उस इवेंट के हैपन होने पर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू एंड नॉट टू डू एनीथिंग इफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल द इवेंट हैज़ बीन हैपन। इसमें क्या बताया गया है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि नॉट टू डू एंड टू डू एनीथिंग, ये प्रोविज़न तो हमें 31 में भी बता दिया गया, लेकिन इसमें क्या प्रोविज़न अलग दिया गया है कि इफ़ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन, अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन होती है जो कि लॉ के द्वारा क्या नहीं है एनफोर्स नहीं है। ठीक है, लॉ के द्वारा वो एनफोर्स नहीं है जब तक क्या है अनलेस एंड अनटिल द इवेंट हैज़ बीन हैपन, अगर वो घटना क्या है घटित होती है इफ़ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, तो वो क्या हो जाएगी इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसमें हमें क्या प्रोविज़न ऐड कर दिया गया 31 में, तो हमें बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या तो कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए है तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन 32 में हमें क्या बताया गया है कि अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है वो कब घटित होती है, वो होती है कि ऐसे कोई इवेंट पर जो फ्यूचर में क्या है इम्पॉसिबल हो जाता है और वो लोग के द्वारा भी एनफोर्स नहीं होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बाय बीज हॉर्स, मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ में बी के घोड़े को खरीदने के लिए इफ़ ए सर्वाइव सी, अगर ए क्या है सी को जिंदा रखता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम, तो क्या है ए जब तक सी को जिंदा रखेगा तो ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं होगा, क्योंकि जब तक कि सी जिंदा है, सी की मृत्यु नहीं हो जाती ए के लाइफ टाइम में,
उस कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट उस इवेंट का हैपन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड होगा, ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल ए हॉर्स टू बी एट ए स्पेसिफिक प्राइस इफ सी टू whom द हॉर्स हैज़ बीन ऑफर्ड रिफ्यूज टू बाई हिम। इसमें क्या बताया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो घोड़ा बेच देगा बी को, ठीक है, स्पेसिफाइड प्राइस तक। अगर सी क्या है, जिसको घोड़ा ऑफर किया गया है, वो उसको खरीदने के लिए अगर मना कर देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं होगा जब तक कि क्या है, सी उस पर अपना रिफ्यूजमेंट ना दे दे। तो सी जब तक उसको मना ना कर दे तब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट नहीं होगा। तो ये इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन सी में, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी एंड सी डाई विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो उसको सम ऑफ मनी, एक मनी का कुछ पार्ट देगा अगर बी सी से शादी कर लेता है। बी मर जाता है विदाउट बीइंग, सी मर जाता है बी से बिना शादी करे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपन्स। 32 में बताया गया है हमें कुछ वैलिड एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे। कॉन्ट्रैक्ट टू बाई एज हाउस इफ बी डाइज, अगर बी मर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ए का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का घर, अगर बी मर जाता है तो बी का घर ए खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पे करने का है, अगर रेंज फ्राइडे को होगी तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आगे हमें सी एग्जाम्पल में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स इफ परमिट इज ऑब्टेन, अगर मतलब कोई गुड्स को बेचने का पावर है, वो जो परमिट है, अनुमति है, वो प्राप्त हो जाती है, तो ये भी क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसमें ये क्या है, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होंगे। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, कॉन्ट्रैक्ट इफ शिप रिटर्न्स एंड इट सिंक। इसमें बताया गया है कि अगर कोई जहाज को हम गुड्स के साथ भेजते हैं समुद्र में, तो क्या है, वो अगर लौटती है और अगर या फिर वो क्या है, डूब जाती है, तो ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट इफ मैरिज ऑकर्स, अगर पार्टी की मृत्यु हो जाती है, मैरिज कब होगी, जब उनमें से एक पार्टी की मौत हो जाएगी तब उसके बाद में, तो ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। आगे हमें प्रोविजन बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट इफ इवेंट हैपनिंग ऑन स्पेसिफाइड इवेंट इफ डज नॉट, अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट होता है और वो नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वॉइड होगा, ठीक है। आगे आते हैं हम सेक्शन 33 में। 33 में हमें बताया है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग। 32 में हमें बताया था अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के हैपन होने पर, लेकिन इसमें हमें बताया है नॉट हैपनिंग। कैसे बताया है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू एंड नॉट टू डू एनीथिंग इफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन कैन नॉट बी एनफोर्स। तो क्या है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट क्या है, हैपन नहीं होती है तो वो एनफोर्स होगा। व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगर वो इवेंट क्या है, हैपन हो जाती है तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगी और उसके बाद, उसके पहले में क्या है, वो एनफोर्समेंट हो सकता है, उसके बाद में नहीं होगा। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए एग्री टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, अगर कोई सर्टेन शिप नहीं लौटती है और अगर वो शिप क्या है, संक डूब जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा जब वो शिप डूब जाएगी, ठीक है। इसका एनफोर्समेंट कैसे होगा कि वो इवेंट है ना, इम्पॉसिबल हो जाती है कि हैपन होने में, ठीक है। चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग सेक्शन, इसमें वैलिड जो एनफोर्सिबल प्रोविजन दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू पे इफ डज नॉट रेन बाय फ्राइडे, अगर क्या है, फ्राइडे को रेन नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट पे करने का है, ठीक है। ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट टू बाई हाउस, घर को खरीदने के लिए, अगर मतलब सी डज नॉट मैरी डी, अगर सी डी से शादी नहीं करता है तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स, वस्तुओं को बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड है। डज नॉट ऑब्टेन, अगर वो क्या है, परमिट अगर नहीं लेता है तो उस केसेस में भी वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसमें जो वॉइड, जो अनएम्फोर्सेबल बाय लॉ के द्वारा कुछ प्रोविज़न या एग्जांपल दिए गए हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इफ शिप रिटर्न
बट इट रिटर्न्स, तो मतलब क्या है, अगर वो लौटती है लेकिन वो क्या हो जाती है कि वो शंख, बट इट रिटर्न्स मतलब ये क्या है, सिंक आना चाहिए था इसमें, प्रोविजन बाय मिस्टेक टाइप हुआ, तो क्या है वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो लोग के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि मैरिज करने का, लेकिन उसमें पार्टी क्या है, पार्टी की मृत्यु होना है, पार्टी ऑकरेंस होना है, ठीक है, तो उस केसेस में भी क्या है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है ऑन स्पेसिफाई इवेंट और वो हैपन नहीं होती है तो भी वो क्या है, क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू एंड नॉट टू डू एनीथिंग इफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स एंड कैन नॉट बी एनफोर्स ओनली व्हेन हैपनिंग एंड डज द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। वो क्या है, इवेंट इम्पॉसिबल हो जाती है तो उस केसेज में वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं सेक्शन 34 में, व्हेन इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल। अगर इवेंट जिस पे कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट हुआ है अगर वो इम्पॉसिबल हो जाती है, इफ़ द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, इसमें हमें क्या बताया गया है, अगर इवेंट उस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ है, ठीक है, और वो इवेंट क्या हो गई है, वो इम्पॉसिबल हो गई है, और अगर फ्यूचर कंडक्ट है लिविंग पर्सन का तो उस बेस पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इफ़ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट इज ए वे इन विच द पर्सन विल एक्ट एट ए स्पेसिफाइड टाइम, तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई फ्यूचर इवेंट जिस पर कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें वो व्यक्ति एक अनस्पेसिफाइड टाइम में कोई कार्य करता है तो इवेंट शैल बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, तो इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल मानी जाएगी। और व्हेन द पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर इट इम्पॉसिबल, और अगर वो ऐसा कोई इम्पॉसिबल एक्ट करता है, ही डज सो एक्ट विथिन एनी डेफिनाइट टाइम, और डेफिनाइट टाइम में या अदरवाइज अंडर फर्दर कंटीजेंसी में, तो उस केसेस में क्या है, 34 सेक्शन अप्लाई हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो इवेंट के इम्पॉसिबल होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम समझते हैं, ए एग्री टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ बी मैरीज सी, सी मैरी डी, तो सी ने क्या है, डी से शादी कर ली, द मैरिज ऑफ बी एंड सी मस्ट नाउ टू बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। इसमें क्या बताया गया है कि अगर ए क्या है, सहमत होता है बी से कि वो उसको सम ऑफ मनी देगा, अगर बी क्या है, शादी कर लेती है सी से, और सी ने क्या है, डी से शादी कर ली, तो मैरिज बी और सी की इम्पॉसिबल हो गई, तो जो अल्थो इट इज़ पॉसिबल दैट सी मे डाई, इस मतलब पॉसिबिलिटी कब होगी, पॉसिबिलिटी जब होगी जब सी क्या है, मर जाता है। ठीक है, एंड सी में आफ्टरवर्ड मैरी बी, डी अगर मर जाता है तो सी बाद में बी से शादी कर लेगा, तो उस केसेज में वो इवेंट हैपन होगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं, हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं, इवेंट कंटीजेंट ऑन ए लिविंग पर्सन कंडक्ट। इसमें एनफोर्सिबल वाले प्रोविज़न कौन से हैं, पॉसिबल कंडक्ट, ए एग्री टू पे बी इफ़ बी मैरिज सी एंड बी मैरिज सी, तो उसमें क्या है, ए एग्री करता है बी को कुछ पेमेंट करने का कि अगर बी सी से शादी कर ले, और बी सी से शादी कर लेती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और एक्स एग्री टू सेल गुड्स इफ़ वाई ऑब्टेन ए लाइसेंस, अगर वाई को लाइसेंस मिल जाता है तो एक्स क्या है, उसको क्या है, वस्तुएं बेच देगा, और वाई को क्या है, ये सब मिल जाता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, ए एग्री टू पे बी, अगर बी सी से शादी कर ले और बी क्या शादी कर लेता है, डी से शादी कर लेता है सी की बजाय, तो ये क्या है, वॉइड और अनफोर्सिबल इम्पॉसिबल कंडक्ट पर है। एंड एक्स एग्री, एक्स सहमत होता है अपने गुड्स को सेल करने के लिए वाई को, अगर वाई रिफ्यूज़ मना कर देता है तो ये भी क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो अगर अब्रोड चला जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इफ द इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंसी इन द फ्यूचर इम्पॉसिबल कंडक्ट ऑन ए लिविंग पर्सन एंड द कंट्रैक्ट इज वॉइडेबल इफ द पर्सन एक्ट इम्पॉसिबल, अगर उस व्यक्ति का एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो उस केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 35, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड विच आर कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट विथिन फिक्स टाइम। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है, जब कि इवेंट स्पेसिफाइड इवेंट में कोई हैपन होनी होती है
कोई इवेंट, तो उस केसेस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू एंड नॉट टू डू एनीथिंग इफ ए स्पेसिफाई अनसर्टेन इवेंट हैपन within a fixed time become void if at the expiration of time fix such event has not been happened and before the time fix such event become impossible। इसमें क्या बताया गया है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई जिससे कि कुछ करना या नहीं करना, क्योंकि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट बताया, अनसर्टेन इवेंट हैपन है जो कि एक फिक्स टाइम में होती है, और अगर वो नहीं वो होती है तो उस केसेस में वो वॉइड होगी, और उस फिक्स टाइम के एक्सपायरेशन होने पर वो इवेंट क्या है, वो नहीं होती है, तो उस फिक्स टाइम से पहले वो इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल हो जाएगी। कैसे कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स विच आर कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना है हमें तो वो स्पेसिफाई इवेंट पर कंटीजेंट है, और जो कि नॉट हैपनिंग विथिन फिक्स टाइम, अगर वो फिक्स टाइम में हैपन नहीं होती है तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू एंड नॉट टू डू एनीथिंग इफ स्पेसिफाई अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन within a fixed time may be enforced by law and when the time fix has been expired such event has not been happen। मतलब क्या है, वो टाइम एक्सपायर होने पर वो इवेंट क्या है, हैपन नहीं होती है एंड बिफोर द टाइम फिक्स हैज़ एक्सपायर इट बिकम, जो टाइम है एक्सपायर हो गया तो वो इवेंट क्या है, हैपन होना इम्पॉसिबल हो गया। आगे इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं कि ए प्रोमाइजेज टू पे बी ए सम ऑफ मनी, अगर ए प्रोमाइज करता है बी को सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप रिटर्न, अगर कोई निश्चित जहाज है जो कि वापस आएगी विथिन ए ईयर एंड द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होगा, अगर शिप रिटर्न होती है विथिन द ईयर के अंतर्गत, ठीक है, बिकम वॉइड, अदरवाइज वो क्या है, वॉइड हो जाएगा। शिप इज बर्न्ड, तो शिप क्या है, जल जाती है उस ईयर में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड होगा। ठीक है, बी में क्या बताया गया है कि ए प्रोमाइज टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, ये क्या कहता है कि अगर ए प्रोमाइज करता है बी को सम ऑफ मनी पेमेंट करने का, अगर शिप रिटर्न नहीं होती है एक ईयर में तो 1 ईयर में, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एनफोर्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा अगर शिप क्या है, रिटर्न नहीं होती है उस साल में। ठीक है, लेकिन अगर वो उस साल में क्या है, बर्न्ड हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम इसके चार्ट के माध्यम से समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट विथिन फिक्स टाइम, सेक्शन 35 में जो हमें बताया गया है, वैलिड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इफ़ शिप रिटर्न इन मंथ, अगर वो मंथ में रिटर्न होती है और वो वापस लौट आती है तो उस केसेज में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, आगे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ए मैरी बी एंड देन दे मैरी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ए मैरी बी बाई जनवरी, ठीक है, एंड दे मैरी, और बाद में वो क्या है, शादी कर लेते हैं, तो इस केसेस में भी क्या है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं हमें, वो कौन से हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ शिप रिटर्न, अगर वो लौटनी है शिप लेकिन वो क्या है, डूब जाती है, तो उस केसेस में वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि शिप रिटर्न होगी लेकिन वो नहीं लौटती है तो उस केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड होगा। इफ़ डज नॉट रिटर्न, और अगर वो मंथ में नहीं लौटती है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो लौट आती है, तो इस केसेस में भी क्या है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम आगे वाले प्रोविजन, जिसमें कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू एंड नॉट टू डू एनीथिंग ऑफ स्पेसिफाई अनसर्टेन इवेंट हैपन एंड डज नॉट हैपन विथिन ए फिक्स टाइम एंड बिकम वॉइड इफ इवेंट डज नॉट हैपन एंड नॉट हैपन्स इफ बिकम इम्पॉसिबल बिफोर द टाइम एक्सपायर। मतलब हैपन एंड नॉट हैपन पर डिपेंड करता है, लेकिन इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल कब होती है, जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है। आगे आते हैं सेक्शन 36 में, एग्रीमेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। तो अगर कोई कंटीजेंट एग्रीमेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट पर है
तो वो वॉइड कैसे होगा। कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू एंड नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू एंड नॉट टू डू एनीथिंग, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, हैपन होती है, तो वो क्या है, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी, चाहे इम्पॉसिबिलिटी क्या है इवेंट की, इज़ नोन एंड नॉट नोन टू द पार्टीज़। जो इम्पॉसिबिलिटी है इवेंट की वो क्या है, नोन हो या नहीं हो पार्टीज़ के द्वारा, टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज़ मेड, जब ये की गई थी, तो वो एग्रीमेंट जब किया गया था वो उसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में उन पार्टीज़ को उसके बारे में पता हो या नहीं पता हो। ठीक है। तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमें बताया गया है, ए एग्री टू पे बी 1000 रुपीज़ इफ़ 2 स्ट्रेट लाइन शुड इनक्लोज ए स्पेस द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। अगर क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन एक साथ आगे जा कर के मिलती हैं तो उस केसेज में क्या है, एग्रीमेंट क्या है, वैलिड होगा। तो इस केसेज में वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए एग्री टू पे बी 1000 रुपीज़ इफ़ बी विल मैरी एज डॉटर सी एंड सी वाज डेड एट द टाइम वाज द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। अगर क्या है, ए एग्री करता है बी को पे करने का 1000 रुपीज़, अगर बी ए की लड़की से शादी कर लेता है और सी क्या है, सी उसकी डॉटर है जो उस एग्रीमेंट के टाइम पर क्या है, डेड है, मरी हुई है, तो उस केसेज में क्या है, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है। हम चैप्टर 5 में आते हैं, चैप्टर 4 में आते हैं, जिसमें हम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होंगे, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो सेक्शन 37 से शुरू होता है। 37 सेक्शन को हम पढ़ते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए पार्टीज की क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगी। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, क्या तो वो परफॉर्म करेंगे, या ऑफर टू परफॉर्म, या ऑफर देंगे परफॉर्म करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव प्रोमाइजेज, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो प्रोमाइजेज करेंगे। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद एन एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी अदर लॉ। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या तो परफॉर्म होगा, या ऑफर दिया जाएगा, या उसके रिप्रेजेंटेटिव क्या है, प्रोमाइज करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को करने के लिए, और उसकी परफॉर्मेंस को डिस्पेंस कब किया जाएगा, एग्जीक्यूट, इस प्रोविज़न, जो इस एक्ट में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं उसके हिसाब से, या कि किसी अन्य लॉ के हिसाब से। ठीक है। प्रोमाइजेज बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमाइजर, जो प्रोमाइजेज हैं वो बाइंड करेंगे प्रोमाइजर के रिप्रेजेंटेटिव को। इन केस ऑफ डेथ, प्रोमाइजर की डेथ होने पर उन केसेस में उनके रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट करने के लिए बाउंड होंगे बिफोर द परफॉर्मेंस अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कि जब तक कि परफॉर्मेंस नहीं हो जाए और कोई कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना हो जाए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसका परफॉर्म करने के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए प्रोमाइज टू डिलीवर्ड गुड्स टू बी ऑन ए सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ 1000। ए प्रोमाइज करता है कि वो गुड्स को डिलीवर करेगा बी को सर्टेन डे पर, अगर वो उसको 1000 रुपीज़ की पेमेंट कर दे। बी डाइज, उस डेट से पहले ही ए मर जाता है, उस डेट से पहले ही ए मर जाता है, तो ए के रिप्रेजेंटेटिव क्या है, बाउंड हो जाएंगे उस गुड्स को डिलीवर करने के लिए बी को। बी इज बाउंड टू पे, और बी बाउंड होगा 1000 रुपीज़ को देने के लिए ए के रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए प्रोमाइजेज टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी बाई ए सर्टेन डे। ए प्रोमाइज करता है कि वो एक पिक्चर को पेंट करेगा बी के लिए सर्टेन डे पर और सर्टेन प्राइस पर। अब ए क्या है, ए की डेथ हो जाती है, ए मर जाता है उस डेट से पहले ही, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट नहीं होगा ए के रिप्रेजेंटेटिव के, क्योंकि ये उसकी पर्सनल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। आगे आते हैं सेक्शन 38 में हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर कोई रिफ्यूज़ल दे देता है उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का ऑफर करने के लिए, उस पर कोई रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस का क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में। वेर ए प्रोमाइजर हैज़ ए मेड एन ऑफर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमाइजी, अगर प्रोमाइजर एक ऑफर करता है परफॉर्मेंस करने के लिए प्रोमाइजरी को, और ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, अगर ऑफर को
एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और प्रोमाइज़र इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, तो उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए प्रोमाइज़र क्या है, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नॉर डज हेयर बाई लूज हीज राइट्स, और ना ही वो अपने राइट्स को लूज़ करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एवरी सच ऑफर मस्ट बी फुलफिल द कंडीशन, और जो ऑफर है उसमें कौन सी कंडीशन इंक्लूड होगी ये हम आगे पढ़ते हैं। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ये अनकंडीशनल होगा। इट मस्ट बी एट एन प्रॉपर टाइम, ये प्रॉपर टाइम पर बनाया जाएगा। एंड प्लेस पर अंडर द सर्कमस्टांसेस द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड मे हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर असर्टेनिंग, ये क्या है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा असर्टेन करने के लिए उन व्यक्तियों को बाय हुम जिनके द्वारा एबल एंड विलिंग देयर एंड देन टू डू होल एंड ही इज बाउंड फॉर प्रोमाइज टू डू। इसमें हमने क्या पढ़ा कि इट मस्ट बी एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द पर्सन। सेक्शन 38 में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 38 में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या है कि अगर किसी भी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस है उसको रिफ्यूज़ल या एक्सेप्ट करने का इफ़ेक्ट क्या होगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। वेयर ए प्रोमाइज़र हैज़ मेड एन ऑफर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमाइजी, अगर प्रोमाइज़र ने क्या है एक ऑफ़र का परफॉर्मेंस का प्रोमाइजी के साथ में अगर ऑफ़र एक्सेप्टेड नहीं होता है तो प्रोमाइज़र रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द नॉन परफॉर्मेंस एंड नो डज एनी लूज हिज राइट्स, और ना ही उसके राइट्स लूज हो सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। एंड एवरी सच ऑफर मस्ट बी फुलफिल, और ये जो ऑफर है ये कौन सी कंडीशन फुलफिल करता है, हमें नीचे बताए गए हैं, हम पढ़ते हैं कि इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन बेस पे नहीं होनी चाहिए कि ये इस कंडीशन पे हो कि ये ऐसी कंडीशन स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए या स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा इसमें, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में हमें बताया है इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर होना चाहिए। अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड हैड ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग दैट द पर्सन बाय हुम इट इज़ मेड इज एबल एंड विलिंग देयर देन द टू डू होल ऑफ वट ही इज़ बाउंड फॉर प्रोमाइज टू डू। क्या है, ये प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए, प्लेस पर होना चाहिए, ये ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत होना चाहिए जिसको कि यह किया गया है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी में, जो असर्टेन करता है जिस व्यक्ति के लिए यह क्या है बनाया गया है, एबल है, विलिंगनेस एंड देयर देन टू डू एंड होल ही इज़ बाउंड टू प्रोमाइज, और वो प्रोमाइज को करने के लिए क्या है पूरी तरह से बाउंड है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके जो सबसेक्शन 3 में, इफ़ द ऑफ़र इज़ एन ऑफ़र टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमाइजी, अगर ऑफ़र ऐसा ऑफ़र है जिसमें कि कुछ डिलीवर करना है प्रोमाइजी को, और प्रोमाइजी मस्ट हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट थिंग्स ऑफर्ड इज द थिंग्स विच द प्रोमाइजर इज बाउंड बाई प्रोमाइज to deliver an offer is one of several joint promisee has the same legal consequence of as an offer to all of them। इसमें क्या बताया गया है कि ऑफ़र एक ऐसा ऑफ़र है जिसमें कि प्रोमाइजी को डिलीवर करना होता है, कोई भी जो हम डिलीवर करना चाह रहा है प्रोमाइज़र। ठीक है, प्रोमाइजी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी रखता है उस वस्तु को देखने का जो कि उसको ऑफर्ड की गई है। ठीक है, और उस प्रोमाइज़र में क्या है, प्रोमाइज़र डिलीवर करने के लिए क्या होता है, बाउंड होता है। और जो ऑफ़र होता है एक से अधिक जॉइंट प्रोमाइज़र का, उसमें लीगल कंसिक्वेंस होते हैं कि वो सब पे ही सेम रूप में या सेम इफेक्ट में अप्लाई होते हैं। ठीक है, आगे हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर टू बे हिज वेयर हाउस, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बेचना चाहता है बी को उसका वेयर हाउस ऑन 1 मार्च 1873 और 100 बॉल्स ऑफ कॉटन ऑफ पार्टिकुलर क्वालिटी। तो इसमें क्या है कि वो वेयर हाउस में बेचना चाहता है, और क्या बेचना चाहता है वो 100 बॉल्स ऑफ कॉटन ऑफ पार्टिकुलर क्वालिटी का। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक एन ऑफर फॉर द परफॉर्मेंस विथिन द इफेक्ट स्टेटेड इन दिस सेक्शन, जो कि ऑफर किया गया है परफॉर्मेंस का, ठीक है, उसमें इफेक्ट क्या है इस सेक्शन में बताया गया है। ए मस्ट ब्रिंग द कॉटन ऑफ बीज वेयर हाउस, ए लाता है कॉटन को
बी के वेयर हाउस में ऑन अपॉइंट डेट पर, ठीक है। अंडर द सर्कमस्टांसेस बी हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, बी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, थिंग जो उसको ऑफर्ड की गई है कॉटन की क्वालिटी को क्या है, चेक करता है, ठीक है, जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। देयर आर 100 बॉल्स, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, सॉरी एग्रीमेंट हो जाएगा। आगे आते हैं सेक्शन 39 में, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रोमाइज होली, कि अगर कोई पार्टी है उसको पूरे प्रोमाइज को परफॉर्म करना है, अगर वो उसके लिए मना कर देता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म एंड डिसेबल हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग हिज प्रोमाइजर इन इट्स एंटायरली, इसमें क्या बताया गया है, अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है या डिसेबल हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उस प्रोमाइज को पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए, तो प्रोमाइज एक पुट एंड कॉन्ट्रैक्ट को क्या है, ख़त्म कर सकती है, ठीक है। अनलेस ही इज सिग्निफाइड, जब तक कि वो वर्ड्स के द्वारा या कंडक्ट के द्वारा या उसके एक्विएसेंस, जब तक कि वो अपने क्या है वर्ड्स के द्वारा सिग्निफिकेंट करके कंडक्ट के द्वारा या एक्विएसेंस के द्वारा कंटिन्यू उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं रखता हो, ठीक है। आगे हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए सिंगर एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ थिएटर, अगर ए सिंगर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है थिएटर के मैनेजर बी के साथ में, टू सिंग एट द थिएटर 2 नाइट, 2 रातों को गाने के लिए, इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ, अगले 2 महीनों तक। बी इंगेज होता है पे करने के लिए उसको 100 रुपीज़ फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस, प्रत्येक नाइट के परफॉर्मेंस के लिए उसको वो 100 रुपीज़ पे करता है। ऑन 6 नाइट इफ विलफुली एब्सेंट हर सेल्फ फ्रॉम द थिएटर एंड बी इज़ एट द लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो बी क्या है, बी लिबर्टी रखता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, ठीक है। ए सिंगर एंटर, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए सिंगर है जो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ में, जो कि मैनेजर है थिएटर का, और थिएटर में 2 नाइट्स गाता है वो, वीक में 1 वीक में 2 नाइट गाता है ड्यूरिंग द, और अगले 2 महीनों तक, ठीक है। एंड बी इंगेज टू पे, तो और बी उसको क्या करता है, पे करता है 100 रुपीज़ प्रत्येक नाइट का। ऑन 6 नाइट पर क्या है, ए विलफुली, वो क्या है अपने आप में ही क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है विद द असेंट ऑफ बी की असेंट से, एंड ए सिंग ऑन 7th नाइट, और ए 7th नाइट को गाता है, ठीक है। बी हैज सिग्निफाई हिज एक्विएसेंस इन द कंटिन्यूअंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो बी ने क्या है, बी ने अपनी क्या है नॉलेज से उसको क्या है कंसेंट दी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या है कंटिन्यू रखिए, ठीक है। कैन नॉट नाउ पुट इट इन टू द एंड, और उसको क्या है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करा है, बट इज एंटाइल्ड टू कंपनसेशन फॉर डैमेज सस्टेन बाय हिम, लेकिन वो क्या है एंटाइल्ड है कंपनसेशन लेने के लिए कि जो कि ए की फेलियर होने पर, जो कि 6 नाइट को गाने के लिए उसका फेलियर होने पर कंपनसेशन लेने के लिए वो क्या है एंटाइल्ड है, जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड होना है, ठीक है। आगे आते हैं हम इसके सेक्शन 14 में, ठीक है। सेक्शन 14 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 14 में हम पढ़ेंगे पर्सन बाय हुम प्रोमाइज टू बी परफॉर्म्ड, जिस व्यक्ति के द्वारा प्रोमाइज परफॉर्म होना हो वो व्यक्ति क्या होंगे, मतलब सॉरी कौन से होंगे। इफ़ इट अपीयर फ्रॉम द नेचर ऑफ द केसेस, अगर केस के नेचर से अपीयर होता है, इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई पार्टी है, अगर प्रोमाइज कंटेन करता है, प्रोमाइज कंटेन इन इट एंड शुड बी परफॉर्म बाय प्रोमाइजर हिमसेल्फ, वो क्या है प्रोमाइजर के द्वारा खुद क्या है परफॉर्म्ड है कॉन्ट्रैक्ट, और वो प्रोमाइज क्या है परफॉर्म्ड बाय प्रोमाइजर, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14 जिसमें पर्सन बाय हुम प्रोमाइज टू बी परफॉर्म, जिन पर्सन के द्वारा प्रोमाइज को परफॉर्म करना है उन व्यक्तियों के बारे में सेक्शन 14 में हमें बताया गया है, 40 में। इफ़ इट अपीयर, अगर ये प्रतीत होता है फ्रॉम द नेचर ऑफ द केसेस से, इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, कि इंटेंशन क्या है पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो दैट एनी प्रोमाइज, तो अगर प्रोमाइज क्या है कंटेन है तो वो परफॉर्म्ड होगा प्रोमाइजर के द्वारा खुद के द्वारा, ठीक है। और प्रोमाइज क्या है मस्ट बी परफॉर्म्ड, क्या होना चाहिए
वो प्रोमाइज़र के द्वारा परफॉर्म होना चाहिए। लेकिन अदर केस में क्या बताया, प्रोमाइज़र और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। तो इसमें क्या है, प्रोमाइज़र और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन के द्वारा हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में हमें बताया गया है, ए प्रोमाइज टू पे टू बी ए सम ऑफ मनी, ए परफॉर्म हिज प्रोमाइज आइदर बाई पर्सनली पेइंग द मनी टू बी एंड बाई कॉजिंग इट टू बी पेड बाई बी टू अनदर, एंड इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड बाई द पेमेंट हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द प्रोमाइज एंड एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो। तो अगर कोई व्यक्ति है ए जो कि एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी देता है बी को अपना प्रोमाइज परफॉर्म करने के लिए, और उसमें अगर वो ए क्या है, वो पर्सनली उस को परफॉर्म करता है, और अगर ए मर जाता है उस टाइम पर पेमेंट करने के टाइम पर, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उस प्रोमाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हमें बताया है, ए प्रोमाइज टू पेंट ए पिक्चर फॉर ए बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रोमाइज पर्सनली। तो क्या है, पिक्चर को पेंट करना एक प्रोमाइज है जो कि पर्सनल क्वालिटी पर डिपेंड करता है, तो वो खुद के द्वारा ही कर सकता है। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 41 में, जिसमें इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन के द्वारा अगर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना है, उसका क्या इफेक्ट होगा। व्हेन ए प्रोमाइजी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमाइजी फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स अगेंस्ट द प्रोमाइजर। अगर वो किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में उस प्रोमाइज को परफॉर्मेंस करने के लिए क्या है, एक्सेप्ट कर देती है प्रोमाइजी, तो उस केस में क्या है, वो प्रोमाइजर के अगेंस्ट में एनफोर्स नहीं कर सकती बाद में। ठीक है, सेक्शन 42 में हम पढ़ेंगे डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। व्हेन 2 and more पर्सन हैव मेड ए जॉइंट प्रोमाइजी, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक जॉइंट प्रोमाइज करते हैं, और जब तक कि कंट्रेरी कोई इंटेंशन अपीयर नहीं होता हो कॉन्ट्रैक्ट से, एंड ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लिव्स after the death of any of them, his representative jointly with the survivor, and after the death of last survivor, the representative of the jointly and must fulfill the promise। इसमें क्या बताया गया है, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई जॉइंट प्रोमाइज करते हैं, ठीक है, जब तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वो जो कॉन्ट्रेरी ना होता हो, वो जो ऑल ऑफ पर्सन है उनके केस में अगर किसी की डेथ हो जाती है एनी ऑफ देम, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या है, जॉइंटली सर्वाइवर हो सकता है। लेकिन अगर कोई लास्ट सर्वाइवर ऐसे है कि ग्रुप में बहुत सारे पर्सन हैं जिनमें से सबकी डेथ हो जाती है और एक वन ऑफ द सर्वाइवर है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी जॉइंटली वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर सकता है, वो उस प्रोमाइज को फुलफिलमेंट कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 42 में हमें ये बताया गया है। सेक्शन